उन्होंने भूलकर भी कभी न तुमको याद किया। उन्होंने भूलकर भी कभी न तुमको याद किया और तुमने उनकी यादों में सब कुछ भुला दिया। तो हेलो दोस्तों, मैं सोनल कुमार एक बार फिर से साइंस इस सोनल में आप लोग का स्वागत करता हूं। तो आइए दोस्तों, आज एक नई कड़ी में हम लोग स्टार्ट करते हैं हिंदी ग्रामर को। क्लास 10 और 12 दोनों के लिए ये हिंदी ग्रामर अवेलेबल है। आप दोनों स्टूडेंट पढ़ सकते हो। जो आप क्लास 10 की तैयारी कर रहे हो बोर्ड एग्जामिनेशन की, बिहार बोर्ड की, आप या कोई भी स्टेट का हो ना, या यूपी बोर्ड का हो या राजस्थान बोर्ड के हैं, कोई भी बोर्ड के हैं, आप तैयारी कर सकते हैं भाई। तो क्लास 10 और 12 दोनों के लिए है, आप दोनों पढ़ाई कर सकते हो। मैंने इसका कई पार्ट दे दिया है ग्रामर का। मैं सबसे पहले मैंने ग्रामर सेक्शन में वर्ण विचार को स्टार्ट किया था। उसमें मैंने स्वर के सारे पार्ट को कंप्लीट कर दिया था और मैंने बताया था कि आज के लास्ट ये पार्ट बचा हुआ है इसका, और आज व्यंजन कंप्लीट करा दूंगा। तो भाई आप लोग पढ़ने पे थोड़ा ध्यान दीजिए और मजा आएगा। थोड़ा देखिए, लाइट कट गया, 1 मिनट भाई। तो लाइट की बहुत प्रॉब्लम है भाई, कभी भी कट सकती है क्योंकि ये गांव है। तो आप लोगों के लिए परेशानी ना हो, मैंने खिड़की खोल दिया, इसलिए देखिए इतना अच्छी लाइट आ रही है। फिर मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं वीडियो बनाने के लिए, लेकिन फिर भी संघर्ष करते हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों को मेहनत करवाने के लिए, और मैं मेहनत करूंगा भी और आपको भी करवाऊंगा। तो भाई आज चलिए, नो बकवास, सीधे हम स्टडी पे आते हैं। हम लोग पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। लेकिन सबसे पहले पिछले अध्याय में क्या क्या पढ़ा था उसके बारे में एक बार रिकॉलिंग करवा देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने वर्ण विचार स्टार्ट किया था, और वर्ण विचार में हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया था कि वर्ण किससे कहते हैं। भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसका अब और हम टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। तो भाषा का सबसे छोटा टुकड़ा क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। या एक और परिभाषा इसका हो सकता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। या इसका एक और डिफिनेशन है कि जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके उसे वर्ण विचार कहते हैं। बस हो गया कंप्लीट। अब उसके बाद आता है कि सर हम वर्ण को कितने भागों में बांटे थे, 2 भागों में, एक था स्वर वर्ण, एक था व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद एक चीज हम और पढ़े थे उसके पहले कि वर्ण की टोटल संख्या कितनी है, तो 52 कौन कौन सा था वो मैंने कैटेगराइज करके बता दिया था। और उसके बाद आया था कि भाई वर्ण को 2 भाग में बांटे थे, एक स्वर और एक व्यंजन। फिर स्वर किससे कहते हैं, तो जिसके उच्चारण में किसी वर्ण की अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, जो स्वतंत्र होता है, जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, ठीक है, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण को 2 आधार पर बांटा गया था, एक था उच्चारण के आधार पर और एक था जाति के आधार पर। तो उच्चारण के आधार पर 3 भाग में बांटे थे। एक था क्या, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, पलू स्वर। अब हर्ष स्वर किसे कहते हैं, तो जिसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उसे हर्ष स्वर कहते हैं। और हर्ष स्वर का एक और नाम है एक मात्रिक स्वर। उसे एक मात्रिक स्वर इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक मात्रा का समय लगता है। आप एक बार अगर पढ़े होंगे तो मजा से सुनाई पड़ेगा। आप पूछिएगा कि सर हर्ष स्वर की टोटल संख्या कितना है, तो 4 है। औ के बाद आ नहीं होगा, हर्षई होगा, औ हर्षई हर्षौ एक री, औ हर्षई हर्षौ री। देखिए कौन कौन था, औ था, हर्षई हर्षौ एक री। तो टोटल संख्या कितना हुआ, हर्ष की 4 हुआ। यही बात तो मैंने बताया। उसके बाद आता है दीर्घ स्वर, इसको मैं मिटा देता हूँ। एक था दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर किससे कहते हैं, तो जिसके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे उसे क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर। या इसका एक और डिफिनेशन हो सकता है कि जिसके उच्चारण में हर्ष स्वर से दुगुना समय लगे उसे क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर। इसकी टोटल संख्या कितना है, तो 7 है। बहुत सारे टीचर होते हैं ना, 3 ही बताते हैं। देखो भाई कैसे, एक तो होता है आ, एक होता है दीर्घई, एक होता है दुर्गऊ, एक होता है ए, एक होता है ऐ, एक होता है ओ और औ। 1 2 3 4 5 6 7। बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, 4 को छोड़ के बस 3 ही बताते हैं, यही है दीर्घ स्वर। वो बात गलत है, लेकिन ये दोनों होगा। टोटल संख्या कितनी होती है, 7 होती है। समझ में आया। तो जिसके उच्चारण में हर्ष स्वर से 2 गुना समय लगे उसे क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर। और दीर्घ स्वर का दूसरा नाम क्या है, तो द्विमात्रिक स्वर कहते हैं, ठीक है। पलू स्वर किससे कहते हैं, तो जिसके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगे उसे पलू स्वर कहते हैं। जैसे ओ, और दूसरा देखिए हे राम, हे कृष्ण। बहुत लॉन्ग टाइम लगता है इसमें, 3 मात्रा का समय लगता है, इसलिए इसे पलू स्वर या त्रिमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। आप लिख भी सकते हो, ठीक है भाई। तो इतना बातें कंप्लीट हो गया, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। क्या समझ में आ रहा है भाई, समझ में आ रहा है ना, तो कमेंट जरूर करना कि भाई समझ में आ रहा है आप जो पढ़ाते हो, ठीक है। अब आगे आइए, तो ये स्वर यहीं से। अब यहाँ एक और बता देता हूँ। ये तो हो गया था उच्चारण के आधार पर, एक था जाति के आधार पर स्वर वर्ण के भेद। लाइन देखो आगे भाई।
हाँ हाँ, आप लोग भाग्यशाली हो भाई, लाइन आ गया। अब देखिए, अब देखते हैं, एक था जाति के आधार पर, उसको दो भागों में बांटे थे, एक था सजातीय, एक था विजातीय। सजातीय वर्ण किसे कहते हैं, सजातीय स्वर किसे कहते हैं, तो समान जाति वाले वर्ण को सजातीय स्वर कहा जाता है। समान जाति वाले वर्ण कौन कौन से थे, देखिए, एक था अ के बाद तुरंत आ जाएगा, तो ये सजातीय स्वर हो गया, ठीक है। जैसे हर्षई, हर्षई के तुरंत बाद दीर्घई आ जाएगा, ये सब क्या है, सजातीय स्वर है। और दूसरा था विजातीय स्वर, और समान जाति वाले वर्ण को विजातीय स्वर कहा जाता है। और समान जाति कौन कौन सा है, देखिए, अ के साथ अगर दीर्घई चलाए, ये अलग अलग हो गया। जैसे आ के साथ हर्षऊ चलाए, ये अलग अलग हो गया, तो ये क्या है, विजातीय स्वर है। इसको दो भाग में बंटे थे, यहीं तक था स्वर के भेद, स्वर के दो भागों में बंटे थे, ये सब कंप्लीट हो गया। अब आज की जो क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं वो है व्यंजन। वो क्या है, व्यंजन है। और आज की क्लासेस बहुत इंटरेस्टिंग के साथ पढ़ना है, ताकि आप लोगों को मजा आए, ठीक है। मजा आए तो शेयर जरूर करना भाई, ठीक है ना। जल्दी से जल्दी इसको 1000 का मेंबर बनाओ, और तो मजा आएगा और पढ़ाने में, ठीक है भाई। तो देखिए, व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं भाई, तो व्यंजन वर्ण कुछ भी नहीं है, ये हेल्प लेता है किससे, तो स्वर से। किससे हेल्प लेता है, स्वर से। तो मतलब जिसके उच्चारण में स्वर हेल्प करेगा उसे व्यंजन कहेंगे, हो गया कहानी खत्म। तो मतलब जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं, ठीक है ना भाई। पूछेगा मूल व्यंजन वर्णों की टोटल संख्या कितना, तो मूल व्यंजन वर्णों की टोटल संख्या कितना है भाई, 33। और स्वर की संख्या कितना था, तो 11। 11 का 3 गुना करो तो 11 33, तो मतलब स्वर 11 को, तो व्यंजन क्या को, 33 को 3 गुना। क्वेश्चन अगर पूछ देगा आपसे कि बताइए स्वर का कितना गुना व्यंजन होता है, तो 3 गुना, याद रहेगा ना, कंप्लीट याद करके रखना है भाई। चलिए आगे देखिए, आगे देखिए, मूल व्यंजन वर्ण की टोटल संख्या कितना था, 33 था। तो वो कौन कौन है 33 को, देखिए, जैसे ये को, खो, गो, घो, अंग, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, न बड़ी न, त, थ, द, ध, न छोटी न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, ध, थ, मृदन, स, स, ह। टोटल गिनिए, ये हो गया स्पर्श आपका। स्पर्श की संख्या पहले भी बताए थे 25 होता है। ये था अंतस्थ, इसकी संख्या 4 होता है। ये था उसमें इसकी संख्या 4 होता है। गिनिए, 4 4 8, अब 25 में 8 जोड़ दीजिए 33। व्यंजन की संख्या कितना हो गया, 33। वही बात मैं यहाँ लिखा हूँ कि व्यंजन के भेद, व्यंजन के 3 भेद होते हैं, एक तो स्पर्श, दूसरा अंतस्थ, तीसरा उष्म। पहला स्पर्श, अंतस्थ, उष्म। देखिए, स्पर्श, अंतस्थ, उष्म। स्पर्श क्या है, स्पर्श है 25 गो, अंतस्थ क्या गो, 4 गो, उष्म क्या गो, 4 गो, जोड़ देंगे 33। टोटल क्या गो, टोटल क्या वर्ण, 33 गो वर्ण। कंप्लीट समझ में आ गया भाई, बस इतना ही बात था। उसके बाद देखिए, हम एक और चीज आप याद रखिएगा कि संयुक्त वर्ण की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। कौन कौन है, तो अक्षों, तारों, ज्ञों, स्रव। अक्षों, तारों, ज्ञों, स्रव को संयुक्त वर्ण कहते हैं या संयुक्त व्यंजन कहते हैं। कंप्लीट देखिए, अक्षों, अक्षों जो बना है संयुक्त रूप से मिला है, संयुक्त रूप से मिलने के बाद बना है। तो कौन कौन संयुक्त रूप, आधा को प्लस मूर्धन स्व जोड़ दिए तब क्या बन गया, अक्षों बन गया। आधा तो प्लस पूरे रो जोड़ दिए त्रो बन गया। आधा जो प्लस यो जोड़ दिए ज्यों बन गया। आधा तालंब स्व में जोड़ दिए प्लस रो जोड़ दिए उसमें, तो त्रो बन गया। इस तरीके से याद करना है। आप नोट बना लीजिएगा इसका, हम इसको इरेज करते हैं, आप इसका बेहतरीन नोट बना लीजिएगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना भाई। नोट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग फटाक से। अब आगे चलते हैं कि भाई देखिए, व्यंजन वर्ण को जिस तरह से हम लोग स्वर वर्ण को 2 आधार पे बांटे थे, ठीक है, क्या एक उच्चारण के आधार पर बांटे थे, एक बांटे थे जाति के आधार पर, ठीक उसी प्रकार व्यंजन वर्ण का भी 2 उत्तर होगा। 2 आधार पर ये भी बटेगा। व्यंजन कितने आधार पे, 2 आधार पे, ठीक है। एक बटेगा स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर व्यंजन वर्ण के 2 भेद होते हैं। क्या, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर व्यंजन वर्ण के कितने भेद, 2 भेद होता है, ठीक है ना। तो अब वो कौन कौन सा 2 भेद है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ताकि लिखने में आप लोग जितना देर में मैं लिखूंगा ना उतना देर में आपको उतारने में बहुत ही आसानी होगी। नहीं तो लिखने में ज्यादा टाइम लगेगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता, इसलिए मैं लिख देता हूँ। उसके बाद अच्छे से आपके माइंड में ही घुसा दूंगा। बस ध्यान से 10 मिनट और देखना, बस दिमाग में चल जाएगा पूरा व्यंजन, ठीक है भाई। चलिए लिखते हैं। आइए दोस्तों, आगे देखते हैं हम लोग। आगे हम बोले थे कि व्यंजन वर्ण को 2 भागों में बांटे थे। व्यंजन वर्ण के कितने पुत्र, 2 पुत्र थे। इसके 2 भागों में बांटे थे। एक था कि श्वास वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजन वर्ण के 2 भेद होते हैं, एक होता है अल्प प्राण, एक होता है महाप्राण। और दूसरा बताए थे स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर व्यंजन वर्ण के 2 भेद होते हैं, एक होता है घोष वर्ण, दूसरा होता है अघोष वर्ण। अल्प प्राण, महाप्राण, प्राण और घोष, अघोष, ये 4 टॉपिक में बच्चों को बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होता है। ये कंफ्यूजन आज के बाद खत्म। आज के बाद आपके माइंड में कभी भी ये कंफ्यूजन नहीं आ सकता है। जब तक मैं हूं
आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो इसका मैंने बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बनाया है, वो ट्रिक मैं एक बार लास्ट में रिकॉर्डिंग करूंगा और साथ में अभी बताता हूं कि कैसा लगता है वीडियो आपको। ठीक है, देखिए पहले स्टार्ट करते भाई कि सबसे पहला बताया गया कि श्वास वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजन मंड को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। एक है अल्प प्राण, दूसरा है महाप्राण। एक क्या है? अल्प प्राण और दूसरा है महाप्राण। अब देखते हैं कि भाई अल्प प्राण क्या होता है और महाप्राण क्या होता है। तो अल्प प्राण उसे कहते हैं जिसमें प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण आता है, उसे क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहा जाता है। याद हुआ? देखिए अल्प प्राण जो है ट्रिक कैसे याद रखना है भाई, इसका याद रखना है कि मैंने बताया कि प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण। तो प्रथम, तृतीय और पंचम का मतलब क्या होता है? 135। प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण को क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहा जाता है। और इसमें एक और मिला दीजिए, अंतःस्थ व्यंजन, य, र, ल, व को क्या कहते हैं? अंतःस्थ व्यंजन कहा जाता है। कंफर्म हुआ? 135 अंतःस्थ, 135 अंतःस्थ, याद रहेगा भाई, 135 अंतःस्थ। अल्प प्राण का ट्रिक क्या है? 135 अंतःस्थ, याद रहेगा। तो प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण क्या कहलाता है? अल्प प्राण कहलाता है। और उसमें एक चीज और आता है, अंतःस्थ। अंतःस्थ किसे कहते हैं? तो य, र, ल, व को अंतःस्थ वर्ण कहा जाता है। अब देखिए इसको मैंने अलग अलग भागों में कैटेगराइज किया है। सबसे पहले मैंने लिखा क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ये पूरा मैंने लिख दिया। तो पहला वर्ग में आता है क, च, ट, त, फ, ये क्या है? अल्प प्राण है। ग, ज, अंग, ढ, ब, ये क्या है? अल्प प्राण है। अंग, इयो, ज, बड़ी नौ, छोटी नौ, म, ये क्या है? अल्प प्राण। य, र, ल, वो अल्प प्राण, याद रहेगा। तो पूछेगा कि भाई बताइए अल्प प्राण की टोटल संख्या कितना है? तो 5, 10, 15, 4, 15, 4, 19। तो देखिए अल्प प्राण की टोटल संख्या कितना निकाल लिए? 19। याद हुआ? तो अल्प प्राण की संख्या आपसे कोई पूछ ले तो कितना बताना है भाई? 19 है। अल्प प्राण का ट्रिक क्या था? तो 135 अंतःस्थ, 135 अंतःस्थ। अब चलिए महाप्राण के दूसरा भेद क्या है भाई? महाप्राण किसे कहते हैं? तो महाप्राण का ट्रिक क्या है? 12 और उष्म, 12 और उष्म, याद रहेगा। 12 और उष्म, पहला दूसरा। अब बताइए 5 को यहाँ पे वर्ग कितना है? 5। कैसे? तो 1, 2, 3, 4, 5, ये तो मिटा दीजिए, ये तो अंतःस्थ भाई। तो टोटल वर्ग कितना है? कवर्ग से लेकर पवर्ग तक में कितना वर्ग बनता है? 5 वर्ग बनता है। 5 में से 3 को लेता है अल्प प्राण, 2 लेता है महाप्राण। अल्प प्राण कौन कौन लेता है? तो पहला, तीसरा, पचमा, सॉरी, ये पहला, तीसरा, पचमा लेता है। और ये कौन कौन सा लेता है? ये तो तब दूसरा और चौथा लेगा भाई। ठीक है, देखिए मिस्टेक हुआ है भाई, देखिए 1 मिनट, सॉरी भाई, देखिए थोड़ा मिस्टेक हो गया था, अब मैंने सही कर दिया है। देखिए मैंने बताया कि अल्प प्राण क्या होता है? पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा ट्रिक था। और पहला, तीसरा, पांचवा खत्म हो गया तो बचा कौन कौन? तो दूसरा और चौथा। तो यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, दूसरा और चौथा ना होगा। देखिए यहाँ पे 1 और 2 मैंने लिख दिया था, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और 4। तो प्रत्येक वर्ग का द्वितीय, प्रत्येक वर्ग का द्वितीय तथा चतुर्थ वर्ग वर्ण को महाप्राण कहा जाता है। तो प्रत्येक वर्ग का द्वितीय तथा चतुर्थ वर्ण को, या वर्ग को होगा यहाँ पे, वर्ग को महाप्राण कहते हैं। तो द्वितीय वर्गीय हो गया आपका, द्वितीय वर्गीय, चौथा वर्गीय हो गया, द्वितीय तथा चतुर्थ वर्ग को क्या कहा जाता है? महाप्राण कहा जाता है। और इसमें एक और आता है तालम स मृदंती स दंती स ह, तालम स मृदन स दंत स, और ह को क्या कहते हैं? उष्म वर्ण कहते हैं। क्या कहा जाता है? उष्म वर्ण कहा जाता है। तो उष्म वर्ण की संख्या 4, इसकी संख्या 5, इसकी संख्या 5, 5, 5, 10, 4, 14, टोटल तो कितनी महाप्राण की? 14 होती है। याद हुआ भाई? तो पूछेगा कि अल्प प्राण की संख्या 19 और महाप्राण की संख्या 14। याद हो गया? ट्रिक क्या याद रखना है? 135 अंतःस्थ, इसमें याद रखना है 24 उष्म, 135 अंतःस्थ, 24 उष्म, याद रहेगा। तो प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण को क्या कहते हैं? अल्प प्राण। प्रत्येक वर्ग का द्वितीय और चतुर्थ वर्ग को क्या कहते हैं? महाप्राण। याद हो गया? ये था भाई व्यंजन वर्ण का पहला भेद। श्वास वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजन वर्ण के 2 भेद, एक अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण। याद हो गया? अच्छा एक चीज बताइए, आपको पूछता हूँ, को अल्प प्राण है कि महाप्राण है? ये चीज हमको बताइए थोड़ा सा। को अल्प प्राण या महाप्राण? को पहला वर्ग में आता है, देखिए को पहला वर्ग में है ना, ये क्या हो जाएगा? अल्प प्राण हो जाएगा। बताइए अंगो अल्प प्राण या महाप्राण? क, ख, ग, घ, अंगो, अंगो 5वां वर्ग में है, देखिए 5वां वर्ग में अंगो, तो ये क्या हो जाएगा?
प्रथम, तृतीय और पंचम, पंचम में आ गया तो पंचम वर्ग क्या अल्प प्राण होता है। बताइए तो छ क्या होगा, बताइए तो छ, छ है द्वितीय वर्ग, द्वितीय वर्ग मतलब महाप्राण। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा आपको, क्वेश्चन फटाफट बना दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आता है कि स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर व्यंजन वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है। देखिए आगे मैं बताता हूँ। ये तो पहला भेद था, दूसरा भेद देखिए क्या है व्यंजन वर्ण का। व्यंजन वर्ण का दूसरा भेद है भाई कि स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर व्यंजन वर्ण के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। देखिए मैं लिख देता हूँ फटाफट ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आप लोगों ने नोट बना लिया होगा आशा करता हूँ। आगे देखिए कि स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर व्यंजन वर्ण के 2 भेद होते हैं। एक होता है घोष वर्ण, दूसरा होता है अघोष वर्ण। तो देखिए दोनों एक है घोष, एक है अघोष। अब देखते हैं सबसे पहले कि भाई घोष वर्ण किसे कहते हैं, अघोष वर्ण किसे कहते हैं। मैंने बताया सबसे पहले कि स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर व्यंजन वर्ण को इससे भी 2 भागों में बांटा गया है। स्वर तंत्री किसे कहते हैं सर, ये बताइए पहले। तो स्वर तंत्री उसे कहते हैं, स्वर तंत्रियां जहां से ये ध्वनि निकलती है, गला, जहां से ये ना ध्वनि निकलती है गले से तो जो ध्वनि निकलती है, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, स्वर तंत्रीय। जिस तंत्र के द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है उसे स्वर तंत्रीय कहा जाता है। तो उसके आधार पे व्यंजन वर्ण को 2 भागों में बांटते हैं। 2 भाग कौन कौन सा है भाई? तो सबसे पहला है घोष वर्ण, दूसरा है अघोष वर्ण। तो भाई सबसे पहले हमको बताइए सर घोष वर्ण क्या है। ये चीज हमको अभी तक समझ में नहीं है। मैंने इतने दिन ग्रामर पढ़ा, बहुत सारे टीचर्स पढ़ाए, लेकिन मेरे को सर समझ में नहीं आता है। समझ में नहीं आता ना, ध्यान से 2 मिनट सुनो। घोष वर्ण उसे कहते हैं 3 4 5, 3 4 5, 3 4 5 को क्या कहते हैं, घोष वर्ण। और अघोष पूछ दे तो 1 और 2 को क्या कहते हैं, अघोष वर्ण। 345, 1 है 12, इधर है 345, इधर है 12, इधर है 345, इधर है 12। तो मतलब 3 4 5 को क्या कहते हैं, घोष वर्ण। और 1 और 2 को क्या कहते हो, अघोष वर्ण। प्रत्येक वर्ग का तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण क्या कहलाता है, घोष वर्ण। और प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण क्या कहलाता है भाई, अघोष वर्ण। याद हो गया। इसके अंतर्गत आता है यो, रो, लो, वो। किधर गया भाई, यो, रो, लो, वो और हो क्या ये, और ये 5 क्या है, ये भी 5 घोष वर्ण है भाई। याद रखने का ट्रिक क्या है, अंतःस्थ प्लस हो, 3 4 5 अंतःस्थ प्लस हो, 3 4 5 अंतःस्थ प्लस हो। यो, रो, लो, वो को क्या कहते हैं, अंतःस्थ। इसमें एक और हो मिल गया तो टोटल तक गया 5 5 10 15 20, मतलब घोष वर्ण की संख्या 20। कंप्लीट याद हो गया। पढ़ने में कोई दिक्कत ही नहीं भाई, आसानी से चीजें क्लियर हो जाती है। आपको कोई पूछ दे घोष वर्ण किसे कहते तो आप क्या बताओगे सर, घोष वर्ण तो बहुत ही आसान है सर। इसका डेफिनेशन मैं क्या बताऊं सर, इसका हर चीज मैं बता देता हूं आपको। कैसे, देखिए 3 4 5 अंतस्थ हो, सब क्या है सर, और घोष वर्ण है सर। बस हो गया। सर पूछेंगे कि आपने ऐसे इतना जल्दी कैसे याद कर लिया, तो आपको बताना है सर कि फटाफट इसको याद करने में कुछ है ही नहीं भाई। प्रत्येक वर्ग का तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण को घोष वर्ण कहते हैं। इसके अंतर्गत 5 और वर्ण आते हैं, अंतःस्थ प्लस हो, अंतःस्थ प्लस हो, य, र, ल, व को अंतःस्थ कहते हैं। और एक और उसमें मिला दीजिए हो। कंप्लीट हो गया भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। अब देखिए अघोष वर्ण किससे कहते हैं। मैंने बताया 3 4 5, इधर 1 2 बच गया तो 1 और 2 क्या है, अघोष वर्ण है। 1 और 2 क्या है, अघोष वर्ण है। इसका डेफिनेशन ये होगा कि प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ग को अघोष वर्ण कहते हैं। और इसके अंतर्गत 3 और वर्ण आते हैं, तालम स, मृदंत स और दंत स। और ह किधर चल गया, इधर चला आया, हो नहीं, उष्म वर्ण है, सब है उष्म वर्ण का उसमें, तालम स, मृदंत स और दंत स। लेकिन ह आ गया घोष में। तो याद रखना है, एक अंतःस्थ याद रखना है, एक में उष्ण याद रखना है, उष्म वर्ण। तो उष्म वर्ण किसे कहते हैं, तो जिसके उच्चारण में नाद से या पेट से, पेट के अंदर जो नाद होता है उससे उष्मा निकलती है। जब वो यहाँ पे हाथ रख के बोलोगे तालंब सौ, मृदंत सौ, दंती सौ, तो यहाँ पे उष्मा निकलता है, गर्म हवा निकलता है, इसलिए उसे उष्म वर्ण कहते हैं। तो उष्म वर्ण की संख्या टोटल 4 होती है, तालम सौ, मृदंत सौ, दंत सौ, हो। तो तालम सौ, मृदंत सौ, दंत सौ तो है अघोष, लेकिन हो है घोष। याद रहेगा भाई। देखिए प्रत्येक वर्ग का प्रथम तथा द्वितीय वर्ग को अघोष वर्ण कहते हैं। प्रथम वर्ग है क, च, ट, त, प, फ, छ, ट, थ, फ, ये सब क्या है, अघोष वर्ण है। और एक आता है तालम स, मृदंत स, दंत स, ये सब क्या है, अघोष है। टोटल गिन है तो 5 10 और 3 13, तो अघोष की संख्या कितना है, 13। तो इसी से आपका ये लेक्चर समाप्त होता है भाई। क्या बताइए, ये चैप्टर समझ में आया? समझ में आया ना भाई? दिल पर आता हूँ, अगर समझ में आता है ना तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर किया करो।
क्योंकि सर इतनी मेहनत से पढ़ाते, देखते हो ना कभी कभी लाइट कट जाती है, कभी लाइट आती है, तो अंधेरे में भी पढ़ाना पड़ता है। जब लाइट कटती है तो यहाँ बगल में ही खिड़की है, तो खिड़की खोल के वहां से जो लाइट आती है नेचुरली लाइट, उस पर पढ़ाता हूँ। मैं सोचता हूँ कि आपको सिर्फ डेली वीडियो दूं, और कहीं ना कहीं आजकल मैं रेगुलर वीडियो डाल रहा हूँ, और मैं इस साल पूरे बेहतरीन और शिद्दत के साथ वीडियो डालूंगा, और ताकि जो भी बच्चे इस बार एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्लास 10 को हो या 12 को हो, उसके लिए मैं बेहतरीन कंटेंट के साथ पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। चाहे वो हिंदी ग्रामर हो या फिजिक्स हो या अदर कोई सब्जेक्ट हो, बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा। क्योंकि इस पे क्लास 12 का केमिस्ट्री भी चल रही है, तो आप लोग कहीं ना कहीं केमिस्ट्री का भी वीडियो देख रहे होंगे। फिजिक्स भी चल रही थी, 10 का मैंने वीडियो डाला था, तो एक चैप्टर वो भी कंप्लीट होने वाला है। तो आराम से आप लोग देखो भाई, ठीक है, पूरा वीडियो देखो, मजे से देखो। कहीं भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट करो, और मैं तो यही कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और इसको 1000 सब्सक्राइबर बहुत ही जल्द कंप्लीट हो जाएगा भाई। तो आप लोग बने रहिए इस वीडियो के साथ, ताकि आप लोगों को भी मजा आए स्टडी करने में। और कहीं भी दिक्कत होता है तो कमेंट करके बताइए कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम है, आप और बेहतरीन तरीके से पढ़ाओ, मैं डबल मेहनत के साथ और आऊंगा। और कहीं भी दिक्कत होता है, कहीं भी मिस्टेक होता है, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। बोलने में कहीं त्रुटि हुआ हो तो इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।